कि मैं अभी अनम्यूट कर देती हूँ। ओम शांति, नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत का इस बातें मुलाकात के कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जैसे कि अभी समय जो चल रहा है बड़ा अलग अलग टाइम फेज को हम लोग फेस कर रहे हैं और अलग अलग वेव्स को हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने कामकाज को कर रहे होंगे और खुश रह रहे होंगे। तो आइए, जैसे कि कल गुरु पूर्णिमा था, तो आपने गुरु पूर्णिमा अपने घर में आराम से अच्छी तरह से मनाया होगा। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं की भी और आज के दिन की भी। और आइए, आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे के और उनकी सेवाओं के बारे में उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी की तरफ से भोसले, रतनपाल जी एंड नेहा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ खास विषय को लेकर बात करते हैं या किसी विषय व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जीवन के कुछ पड़ाव, उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सभी को जो है बहुत खुशी देता है। तो इसी तरह आप आज के इस एपिसोड में जब हम लोग बातें करेंगे, निश्चित तौर पे आप सभी को बिंदु भोसले जी की जीवन कहानी से बहुत प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और उन्होंने जो एनजीओ शुरू किया है, संस्थान महान शक्ति फाउंडेशन का चेयरपर्सन है। और किसी संस्थान को खड़ा करना और खास महिलाओं को लेकर बातें करना या उनके विषय को लेकर सामने आना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है जो बिंदु भोसले जी करते हैं। और उन्हीं से जानेंगे कि कैसे उनके जीवन में ये पड़ाव आया और उन्होंने इस फाउंडेशन को बनाने के लिए किस तरह से शुरुआत की और कैसे। तो ऐसी कुछ खास बातें उनसे हम लोग जानने की बात। और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है बिंदु भोसले जी का फिर से। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस ठीक है, सब बताएं। स्वागत है अच्छा आपका लगा बातें आपने। मुलाकातें इस कार्यक्रम में। जी 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 जी। जी जी। थोड़ा सा नेटवर्क या फिर प्रॉब्लम है। कोई नहीं, हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। तो बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कैसे जुड़े हैं, थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे में। जी, पहले तो मैं अपनी बहन नेहा जी का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने ये इनविटेशन दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, आपने ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ूं। और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, अंधेरी में। और अच्छा लग रहा है कि ब्रह्म कुमारी इसके लिए हम कुछ सेवा कर सकें, आपके साथ जुड़ सकें। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि नेहा बहन आपके बारे में थोड़ा सा और बातें बताइए, जितना मुझे पता इंट्रोड्यूस कर दिया है। और फिर से आपको जो है आपके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, स्नेह नेहा बहन जरूर बताइए। ओम शांति। बिंदु जी से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से करीबन 3 साल पहले हुई थी। अपना ब्रह्म कुमारी संस्था से जो राखी का प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं, तो तभी उनसे मुलाकात हुई। हम उनके घर गए थे राखी बांधने के लिए। और जब भी हम गए तो उनका जो नाम है, एक तो नाम है बिंदु, जो हम कहते हैं कि हम खुद भी एक बिंदु है, आत्मा एक बिंदु है। सो एक तो उनका नाम खुद अट्रैक्टिव हुआ, साथ साथ में उनकी जो संस्था है उसका नाम है महान शक्ति। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात रही कि जब भी उनसे मिलना हुआ तो इतना कोइंसिडेंस ये दो चीज में हुआ।
और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हॉस्पिटलिटी हमको दी। बाद में हमने उनको और जाना कि वो क्या सेवाएं देते हैं। तो खास करके वो फाउंडर चेयरपर्सन है महान शक्ति ट्रस्ट की, लेकिन साथ साथ में वो बहुत सारे सिंधु संस्थाओं से, सिंधी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। साथ साथ में वो बहुत सारी और संस्थाओं में भी चेयरपर्सन है। खास करके बिंदु जी वुमेन एम्पावरमेंट का काम करती है। और मैंने जितना उनको जाना है, मैंने यही समझा है कि जहाँ पर स्लम्स एरिया है, कि जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ बिंदु जी खुद जाकर अपनी वो साइट पे जाकर सेवा करती है, जहाँ पर क्राइम होते हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और जिनके पति उनको छोड़ देते हैं, या जहाँ पर एकदम ही ट्रिबल्स है, वहां पर जाकर वो उनको सस्टेन करने की रास्ता दिखाती है, जैसे कैसे वो खुद अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रख सके। तो ये सब बातों ने बहुत ही हमारे दिल को भी छुआ। और साथ साथ में 2-3 साल से उनके कांटेक्ट में हम रहे। शायद उनके माताजी ने माउंट आबू ब्रह्म कुमारीज में विजिट भी किया था। तो ये एक कॉमन बात हम में हुई और हमारा जुड़ना ज्यादा हो गया। तो अभी हम बिंदु जी से ही सुनना चाहेंगे कि वो कैसे क्राइम को हैंडल करती है, कैसे उनके पास जो केसेस आते हैं, कैसे वो लोग फंड रेज करते हैं, या कैसे वो लोग मोटिवेशन करते हैं, और कैसे सेल्फ एम्पावर करती है। और जैसे जो लोग खुद ही अपना काम करते हैं, तो वो कैसे वो करते हैं, तो वो हम अभी बिंदु जी से ही सुनेंगे। ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेके। सो बिंदु जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या टाइप की एक्टिविटी आप करते हैं, और डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही पावर खुद में पहले चाहिए। सो आई रियली सैल्यूट यू द वे यू आर रनिंग दिस महान शक्ति ट्रस्ट। और जो क्राइम में जाकर, जो क्राइम की जो साइट होती है, वहां जाकर आप काम करते हैं, तो बहुत ही सैल्यूटेबल ये एक काम है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही मायने रखती है। थैंक यू रमेश जी। हाँ, शिव नेयर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बिंदु जी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। आपको बड़ा आश्चर्यचकित किया उस नाम से, बिंदु नाम से, और साथ ही साथ उनका जो संस्थान है महान शक्ति फाउंडेशन, ये भी आप में एक अट्रैक्शन नाम है जो आध्यात्मिकता से जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए, मैं चाहूँगा कि अभी बिंदु भोसले जी को हम लोग सुनेंगे, लेकिन उनका नेटवर्क इशू है। मैं एक गीत जरूर पेश करना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम लोग उनको सुनेंगे। कोई है
थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिंदु जी, आपके स्वागत शब्दों का फूलमाला तो स्नेहा जी ने दिया था, लेकिन हमने कहा कि भाई एक डांस भी हो जाए, तो वो तब तक एंटर भी करेंगे। और वार्म वेलकम आपका इस डांस कि आप अपना अनुभव शेयर। आउट ऑफ नेटवर्क चले गए थे हम, और अभी जुड़ गए फिर से। बोलिए नेहा जी। बिंदु जी, वही मैंने आपके बारे में बताया कि कैसे आपने खुद में एक ऐसा सेल्फ पावर है कि आप साइट पर जाकर कैसे लोगों को हैंडल करते हैं और सेल्फ एम्पावर करके वुमन को, खुद को कैसे अपने पैरों पे खड़े रहना, ये आप सिखाते हैं। तो अभी हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं और कैसे आप में कैसे आपको इतनी मदद मिलती है, आपकी यूनिट क्या है, आपकी टीम क्या है, और कौन से लोकेशंस में कौन सी टाइप की आप क्राइम्स हैंडल करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस हैंडल करते हैं। नेहा जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी, मेरा जी जो संस्था है महान शक्ति, हम महान शक्ति की तरफ से हमने प्रोजेक्ट कला लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कला में सबसे पहले हम जितने भी घर बैठे औरतें हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, किन्नर समाज के हैं, उन सबको हमने एक प्रयास किया। जैसे पेंडेमिक चालू हुआ तो वैसे हमने एक प्रयास किया कि उनको घर बैठे रोज़गार दें। हमने छोटी छोटी चीज़ें जो औरतें बनाती थी, मास्क है, बैग्स हैं, कैंडल्स हैं, और कई चीज़ें हैं जो कुशन कवर्स हैं, वो सब हमने एक प्रोजेक्ट कला के अंडर में, दुपट्टे हैं, कुर्ते हैं, उनको हमने रोज़गार दिया। और घर घर तक हम पहुंच सके उनको रोज़गार देने के लिए, क्योंकि काफ़ी जगहों पे जो आदिवासी जगहें हैं, हमारे मुंबई में जो स्लम्स हैं और दूसरी भी जो छोटे शहर हैं, वहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे, और चाहते थे कि घर घर रोज़गार जो भी औरतें करना चाहें। और रोज़गार चालू होने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट कला में ये प्रयास रहा है कि प्रोजेक्ट कला के ज़रिए से हम जो घर बैठे भी औरतें काम करती हैं, जहाँ जो हमारे कलाकार हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर्स हो, उनको भी हम छोटे छोटे काम दें। और हमारी संस्था सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड करती है। जो भी मटेरियल वो चीज़ें बनाने के लिए है वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे धागा हुआ, सुई हुआ, मास्क का मटेरियल हुआ, बैग्स हुआ, वो सारी चीज़ें हम खुद देते हैं। और वो जब फिनिश प्रोडक्ट है हम उसको मार्केट करते हैं। मार्केट करके जो पैसा आता है हम उनको उस पैसे के हिसाब से उनका रोज़गार और उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई मिले। और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की हमारी हेल्पलाइन है जो 24 घंटा चलती है। हेल्पलाइन नंबर्स हमारे महान शक्ति के पेज पे हैं और हमारी वेबसाइट है। तो हम जो है एक सोशल काउंसलिंग हुआ, फिर उसके बाद में लीगल काउंसलिंग हुआ, लीगल कंसल्टेंसी हुआ कि कैसे एक केस दर्ज किया जाता है, एक महिला को या ट्रांसजेंडर को कैसे उसका इंसाफ मिले। जो घर के डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस में कैसे पहले तो हम ये कोशिश करते कि कोई घर ना टूटे, अच्छे से काउंसिल करें, हम फैमिली को काउंसिल करें, लड़की के साइड लड़के के साइड। उसके बाद में काउंसिल करने के बाद हम ये चाहते हैं कि वो घर बच जाए, ना टूटे। लेकिन अगर नहीं होता है तो प्रॉपर प्रोसीजर, जैसे कि लड़कियां घबरा जाती हैं कि अभी मेरी शादी टूट रही तो अभी क्या करेंगे, या घर वाले घबरा जाते हैं, सपोर्ट नहीं देते, तो हम उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आपको मेंटल लेवल्स एकदम कूल और काम रखने, क्योंकि हमारी कोर्ट एक दिन में निर्णय नहीं देती है। और डिवोर्स जो होता है वो कोर्ट में ही होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं होता। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने के बाद 1.5 साल 2 साल लग जाता है कोर्ट में एक नॉर्मल मैरिज को डिवोर्स तक आने के लिए। तो हमारी सहायता उसमें रहती है। फिर अगर रेप होता है, रेप में वो फैमिली को कैसे हम वहाँ तक पहुँचें, कैसे उनको मदद करें, कैसे जो सरकार ने फ़ंड रखा है निर्भया फ़ंड, कैसे उन तक पहुँचे। उसके अलावा कैसे फास्ट ट्रैक जस्टिस मिले उनको। हम पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उस फैमिली को वहाँ पे कंफर्ट लेवल देते हैं कि हम आपके साथ में हैं। आपको ये कंफर्ट लेवल है
कि आप अपने मन की बात हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको जो है जस्टिस मिले। ये हमारा प्रोजेक्ट कला है, प्रोजेक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट डिग्निटी स्टार्ट रखा है, जिसमें उनके जो राइट्स हैं, उनके काफ़ी डिमांड्स जो हैं अभी तक गवर्नमेंट के पास तक पहुँचे नहीं हैं। तो उनकी डिग्निटी के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि घर घर तक पहुंच के एक मैसेज दें कि वो भी इस समाज का हिस्सा है और उनको भी जस्टिस और डिग्निटी मिलना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम प्रयास करते रहते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षा है, जहाँ बच्चों को बुक्स, पेंसिल्स हर साल हम अपने बच्चों को तक पहुंचाते हैं, जो भी बच्चों को तकलीफ़ें हैं। हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, तो उस राइट टू एजुकेशन के अंडर में हम कोशिश करते कि बच्चे पढ़ाई करें। अभी तो खैर पेंडेमिक है, सभी बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी तकलीफ़ें हैं। सभी बच्चों के पास लैपटॉप और डिजिटल फ़ोन नहीं है कि वो पढ़ सके, और सारी पढ़ाई फ़ोन्स और लैपटॉप्स पे ही हो रही है। तो उसका एक हम तोड़ निकालना चाहते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं हमारे संस्था के, जो हम करते रहते हैं रोज़ की ज़िंदगी में, और चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। बहुत ही अच्छी बात बिंदु जी आपने बताई, और मैं रियली आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप ये समाज के बारे में इतना सोचते हैं। जैसे आपने वो भी बताया कि हम किन्नर समाज की भी सेवा करते हैं, जहाँ पे नॉर्मली कोई जल्दी जाकर सेवा नहीं करना चाहता, बिकॉज ये रेड लाइट एरिया भी पड़ता है कभी कभी वहां पर, और उनसे कोई डील करना नहीं चाहता है। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो मोटो है बहुत ही नोबल मोटो है, और उसमें जैसे आपको काउंसलिंग करनी है, तो उसमें डेफिनेटली हमारी जैसी संस्था जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, आप उनकी डेफिनेटली सेवा ले सकते हैं। हमारे राजयोगा मेडिटेशंस के कोर्सेज चलते हैं, जहां पर हम आकर सस्टेनेंस देते हैं। हम भी उनको मतलब अच्छे से उनको स्पिरिचुअलिटी में पावर भर सकते हैं। तो जैसे क्राइम आपने बताया कि क्राइम में भी आप उनको मदद करते हो, तो जैसे आपका बहुत सारी जगह पर पुलिस स्टेशन है, फिर आपके जो लॉयर्स है, कोर्ट्स है, तो आपकी टीम भी इतनी बड़ी होगी कि जो लोग छोटे छोटे ये सब काम हैंडल करते हैं। तो आपके ये प्रोसेस मतलब कैसे है कि कैसे आप रिसर्च करते हो कि कौन से एरिया में जाना है या कहाँ पर ये हो रहा है, उसका कुछ आप हमें बताइए। हो गया है, कहीं पे भी क्राइम घटता है तो इमीडिएटली हमको फ़ोन आने चालू हो जाते हैं कि क्या आप आ सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस के वजह से हमारा काफ़ी जगहों पे नेटवर्किंग है, जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, हमको पूरा फीडबैक देते हैं। जहाँ हमको पुलिस स्टेशन पता चलता है कि मेरे वॉलंटियर नहीं पूरा हैंडल कर पा रहे, वहाँ हम खुद कोशिश करते हैं कि हम पहुँचें, और पहुँच के जो भी लीगल रूट है, हम लीगल रूट में ही बिलीव करते हैं, और प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उस फैमिली को कंफर्ट लेवल आए। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ब्रह्म कुमारीज भी काउंसलिंग में हेल्प कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट रहेगा उन पीड़ित परिवारों के लिए जो कि बहुत मेंटल स्ट्रेस से जाते हैं। और पेंडेमिक में आप बिलीव नहीं करेंगे, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ चुका है, क्योंकि लोग हस्बैंड वाइफ 24 घंटा एक घर में रहते हैं, एक दूसरे में चिड़चिड़ होती है, एक दूसरे में जो भी मारपीट होती है। तो हमारा प्रयास रहा है कि ऑनलाइन भी हम उनको एक कंफर्ट लेवल, एक काउंसलिंग या एक अच्छा ये करें। तो ब्रह्म कुमारीज अगर हमारे साथ जुड़ती हैं, महान शक्ति के साथ जुड़ती हैं, उनको एक काउंसलिंग करते हैं आप, एक मेंटल स्ट्रेस उनका ब्रिंग डाउन करते, तो हमारे लिए ये ऊपर ईश्वर की एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि हम आपके साथ जुड़ के और अच्छा काम कर सकते हैं। जरूर बिंदु जी, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे हमारे लेवल पे भी। और गॉड की गिफ्ट तो हर एक को है, और ये एक ऐसी नोबल एक्टिविटी है, तो कहा जाता है ना कि दिस इज अ गुड एक्ट ऑफ गुडनेस।
कि जिसमें हमको हमारा मतलब निस्वार्थ भाव से ये सेवा हम करते हैं और आप भी करते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पर निस्वार्थ भाव है वहां पर निस्वार्थ परमात्मा की शक्ति तो मिलती ही है और उनका सहयोग भी मिलता है। तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेवा, जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि हम डेफिनेटली आपके यूनिट में भी विजिट करेंगे, हम ऑनलाइन भी सेशंस कर सकते हैं। पर ऑनलाइन से जब भी हम फेस टू फेस करते हैं तो उसकी एक डेफिनेटली उसके एक वाइब्रेशंस और उसकी एक ये अलग आती है, उसकी इम्प्रेशन अलग आती है। तो साथ में जैसे अभी आप भी घर व्यवहार में रहते हैं और इतना बड़ा काम करना, तो आपको आपकी फैमिली को भी संभालना है और आपको फोन कभी भी आ सकते हैं, तो आपको ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? मुझे अभी काफ़ी साल हो गए ये सब करते। मेरी मान शक्ति को 15 साल से ऊपर हो गया। और इसके अलावा मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ। ऑल इंडिया की आईटी सेल की चेयरमैन हूँ, वुमेंस विंग की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। तो मेरे घर में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही है। मेरे पेरेंट्स जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। फिर मेरे हस्बैंड, वो भी कोविड में एक्सपायर हो गए अभी रिसेंटली, लेकिन वो भी ज़िंदगी भर काफ़ी सपोर्टिव रहे। मेरा बेटा महान भोसले, जो आज मुझे साथ दे रहा है और बोलता है कि और आगे बढ़ो, और घर की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट है। और 24 घंटा कि आज हमने अपना ये विज़न और मिशन रखा है कि 24 घंटा हमको काम करना है। क्योंकि अगर कहीं पे रेप होता है, कहीं पे एक औरत को जलाया जाता है, कहीं पे एसिड अटैक होता है, कहीं पे स्लम्स में डिमोलिशन होता है जहाँ पे बच्चों को तकलीफ़ें आती हैं, तो हमको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि एकदम से हमको जाना है। वो पल अगर छूट गया तो हम शायद उन परिवारों को मदद नहीं कर सकेंगे। कितनी बार स्लम्स के डिमोलिशंस होते हैं, तो डिमोलिशंस के टाइम में अगर हम नहीं गए, हम बीएमसी नहीं गए उस टाइम पे, अगर उनका नोटिस कैंसिलेशन के लिए हमने अपील नहीं की, तो सारे घर टूट जाते, बेचारे बच्चे रास्ते पे आ जाते हैं, उनके किताब सब बीएमसी लेके चली जाती है। फिर हमको रीअरेंज करना पड़ता है कि उन तक बुक्स पहुँचे, वो स्टडी करने के लिए जाएं। तो ये जो कॉज होते हैं, उसके लिए जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तब तक इंसान शायद आगे नहीं बढ़ सकता है। ईश्वर की मेहरबानी है कि मेरे फैमिली का अच्छा सपोर्ट है। आज भी मेरा बेटा मेरे एनजीओ में साथ में मेरे को साथ दे रहा है, और पहले भी मेरे हस्बैंड और माँ बाप तीनों ने भी अच्छा एक सपोर्ट दिया कि मैं बाहर निकल सकूं, काम कर सकूं और सेवा कर सकूं। हाँ, क्योंकि शुरू से भावना हमारी सेवा की रही है, कमर्शियल भावना नहीं है। जी, ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात है कि कमर्शियल भावना नहीं है। और जहाँ पर कमर्शियल भावना नहीं होती है ना, तभी ही ये कार्य हम बहुत ही सुकून से और बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे हमारे मन के संकल्प है, वैसे ही वो चीजें हमारे अंदर आती है। तो आपका भाव निस्वार्थ है, तो डेफिनेटली आपको हर जगह से हर टाइम पे आपको नेचुरली उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। तो हमारी भी बहुत शुभकामना है कि आप और आगे बढ़े, आप और एक अच्छा काम करें, और हमारा सहयोग भी आपको हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम। रमेश जी, आप कुछ बिंदु जी से क्वेश्चन करना चाहेंगे, कुछ आध्यात्म के बारे में या कैसे और, तो प्लीज। जी, नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बिंदु जी से हमने सुना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका उनका खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है, जहाँ चैलेंजेस हैं उनके साथ में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट रखते हुए इस संस्थान को चला रहे हैं। एक दिलीप पंजाबी जी ने एक मैसेज किया है, उस मैसेज में उन्होंने लिखा है, बिंदु जी, डिस्प्यूटेड कपल को आपके यहाँ लाने के लिए कैसे कन्विंस करें? तो डिस्प्यूटेड कपल कहाँ का है, एरिया और लोकेशन अगर आप पर्सनली मुझे शेयर करेंगे, तो डिस्प्यूटेड कपल को अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन में, अगर लेडी है और वो तकलीफ़ में है, या उसकी फैमिली या इन लॉज तकलीफ़ में है, वाइसा वर्सा, मतलब जो भी, ऐसा नहीं कि हम
यही सोचते हैं कि नहीं, एक फैमिली अगर तकलीफ़ में है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो भी है एक दक्षता कक्ष होता है। हम वहाँ के सीनियर को रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले कि पूरी फैमिली को बुलाया जाए। हम किसी के भी घर को या प्रॉपर्टी को ट्रेसपास नहीं करते, डायरेक्टली किसी के घर नहीं जाते। सबसे पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन जो भी नियरेस्ट है वहाँ पे दक्षता कक्ष होता है। अभी वो जब वहाँ पे हम अप्रोच करते हैं तो एज अ एनजीओ हम लोगों को वहाँ के सीनियर कोऑपरेट करते हैं या डीसीपी कोऑपरेट करते हैं कि पूरी फैमिली को बुलाया जाए। जर्नल हमारा प्रैक्टिस रहा है कि 3 काउंसलिंग राउंड्स हम लोग कंडक्ट करते हैं। 3 काउंसलिंग राउंड्स में हम टाइम देते हैं उनको। 3 काउंसलिंग आज एक किया तो और 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, लेकिन वो 15 दिन के बीच में वापस कुछ झगड़ा हुआ तो फिर से कंसर्न पुलिस स्टेशन उनको बुला लेता है। पुलिस स्टेशन आना मतलब केस दर्ज करना नहीं होता है। काउंसलिंग के लिए वहाँ पे हम अपने आप उनको एक परिवार के साथ बैठते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। फिर अगर वो फैमिली अच्छे से जुड़ जाती है तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं जुड़ती है, कि समझो कि 2 जन है, वो बोलते हैं हमको बिल्कुल ही नहीं रहना है, तो फिर भी हम ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर 498 या दूसरे सेक्शंस लगे। कोर्ट में अगर वो म्यूचुअली जा सकते हैं, कोर्ट में सेपरेशन, क्योंकि कोर्ट में आप एलिगेशंस नहीं होते हैं। फैमिली कोर्ट में तब एलिगेशंस होंगे जब आप केस कंटेस्ट करोगे, कंप्लेंट करोगे। बिना कंप्लेंट के पहले 6 महीना सेपरेशन पीरियड चाहिए। 6 महीने के बाद कोर्ट आपको बुला दिए, म्यूचुअल जो सेपरेशन होता है वो म्यूचुअल सेपरेशन लीगली आपका हो सकता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है सारी फैमिलीज़ का कि आप ये एलिगेशंस में मत जाओ। अगर आपको नहीं वाकई में रहना है साथ में, तो आप एक म्यूचुअल करके आप अपनी लाइफ लीड करो और रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड करो। क्योंकि जो रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं घर में, उसका असर बच्चों पे जाता है, उसका असर हमारे पेरेंट्स पे जाता है, इन लॉज पे जाता है, लड़की के पेरेंट्स पे जाता है। सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो सिंपल वे है कि सिंपल वे में अगर आप एक साथ खुशी से आए हैं तो अगर पार्ट होना है तो खुशी से होइए, लेकिन हम नहीं चाहते कोई घर टूटे। काउंसलिंग राउंड्स में हम लोग उनको, सीनियर भी बैठते हैं, डीसीपी भी समझाते हैं, हम भी समझाते हैं कि आपका घर जुड़ सकता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण डिस्प्यूट होता है और सॉल्व भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये रूट जो है प्रॉपर लीगल रूट है, और इस रूट से जो कपल्स हैं वो खुश भी हैं। काफ़ी केसेस हमने हैंडल किए हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट भी आया है। तो जो हमारे भाई हमको लिख रहे हैं, तो अगर पूरा डिटेल देंगे तो हम उस डिटेल के ऊपर काम करके टेक्निकली लीगली कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। जी बिंदु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि वो परिवार या फैमिली जो है अलग ना हो। ये आप हमेशा उसको ख्याल में रखते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती है उसको समझा के या समझ के हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ पे लेकर उनको जो है एक अच्छी फैमिली बनाने की कोशिश हमारी जारी रहती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करते हैं और विधिवत जो भी सिस्टम बना हुआ है उसको देखते हुए काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे आपके पास तो काफ़ी फैमिलीज़ को आपने सेट किया है, काफ़ी अच्छा उनका जो है आप दुआएं ले रहे हैं उनसे। तो मैं चाहूँगा कि एक यूनिक और अलग, जिसमें बहुत टाइम लगा आप लोगों को और सारा पुलिस स्टेशन के लोग आप सब चीज़ों को सेट करने में लगे ऐसा कुछ थोड़ा सा हुआ है, उसके बारे में बहुत सारे होंगे, लेकिन एक आध 2 एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए। जी, मेरा एक डिफ़िकल्ट केस था, पे न्यूज़पेपर्स में भी आया था, हम नाम नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। उसमें जो सीनियर थे उनकी ही वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करना था, जो पुलिस स्टेशन के सीनियर थे, और वो सीनियर अपनी वाइफ को काफ़ी मारते थे। और हमने बहुत प्रयास किया कि हम टॉप लेवल, क्योंकि कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एकदम से केस दर्ज नहीं होता है, आपको काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट केस था, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन का सीनियर ही अगर हिंसा में ये कर रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो उसमें कितना डिफ़िकल्टी से हमारे लॉयर्स भी जो पैनल पे हैं बेचारे, हमारे फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, वो उसके लिए चार्ज नहीं करते। तो हम सब जगह भागे, सब जगह किया। फिर उसके बाद में बहुत ही तकलीफ़ के बाद में वो सीनियर के ऊपर केस दर्ज हुआ, वो सस्पेंड हुए। ये केस मेरा पेपर में भी, न्यूज़पेपर्स में भी फ्लैश हुआ था। बट अभी वो
नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि वो नाम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं रहता है किसी का। दूसरा केस जो डिफ़िकल्ट आया था मेरे पास में, उसमें एक परिवार था, 3 परिवार जुड़े हुए थे, हस्बैंड वाइफ, फिर उनकी ननंद, उनका हस्बैंड और उसकी ननंद उसका हस्बैंड। जो फर्स्ट कपल था उनकी वाइफ अपने ननंद के हस्बैंड के साथ शादी करना चाहती थी। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो 3 घर टूट रहे थे इसमें, और 3 घर टूट के 3 फैमिलीज़ जो है सेपरेट आउट हो जाती थी। तो इस केस में हमको 1 साल लगा। हम काउंसलिंग हमेशा 2 या 3 राउंड के बाद हम ख़त्म कर देते हैं, बट उसमें जो लगा हमको पूरा 1 साल लग गया कि एक फैमिली को बैठ के हमने समझाया, एक फैमिली को बैठ के हमने ये बोला कि फैमिली टूटेगी तो 3 घर टूटते हैं, उसमें एक घर में नुकसान नहीं होगा, 3 घर का, 3 घर में 6 बच्चे हैं तो वो 6 बच्चों को तकलीफ़ आएगी। तो ये जो था, कभी कभी क्या होता है, कपल को इन्फेक्चुएशन होता है, कभी कभी प्यार जो होता है, कोई अच्छा बात कर ले, कोई अच्छा घर में आए और अपने ही रिलेटिव से कभी प्यार हो जाता है। तो लेकिन शादी के बाद ऐसा होना बहुत रेयरली देखा गया था, पर फिर भी हमने वो केस को बहुत टाइम लगाया, लेकिन वो सेटल डाउन हो गया। फिर हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। वो हर एक केस में हम कोशिश करते हैं, हम नहीं चाहते कि जो लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है एक मैरिड मेल के साथ, वो उसको हम अक्यूज़ करें, उसकी अपनी डिग्निटी है, लेकिन वो घर बच जाए या दोनों के साथ जस्टिस हो, ये अपनी लाइफ लीड करे, अपनी लाइफ समझ पाए कि परिवार की वैल्यू क्या है। तो बस ये छोटे छोटे प्रयास रहते हैं, और छोटे छोटे प्रयास में कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो फिर वो फैमिली की अपनी इच्छा रहती है, वो कोर्ट अप्रोच करते हैं, फिर चाहे वो फिर सालों तक झगड़ते रहें, फिर उसमें हम अपना से नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपना पूरा प्रयास अच्छा काम करने के लिए करते हैं। और हो सकता है कि वो अपना कोर्ट, आज कितनी फैमिलीज़ हैं 8-8 साल तक कोर्ट में बैठी हैं, इस रीज़न के कारण कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लड़की को सेपरेट तो करना है, लेकिन लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको पूरा फ्लैट चाहिए लड़के की तरफ से। लड़के के माँ बाप के पास एक ही फ्लैट होता है, इकलौता बच्चा है, तो वो घर बेच के पूरा आपको तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें हम अपना से कुछ नहीं रखते, उसमें कोर्ट अपना डिसीजन लेती है, कोर्ट अपना जस्टिस देती है। अल्टीमेटली ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन रहता है कि आपको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ना पुलिस का ना एनजीओ का। हमारा काम वहाँ तक है कि जहाँ तक हम समझा सके, काउंसिल कर सकें, लीगल पाथ दिखा सकें। जी जी बिंदु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप अपने केसेस को हैं, और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपने 3-4 केसेस के बारे में हमें बताया, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पेचीदा काम है, जहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और नहीं समझ पाते तो फिर कोर्ट तक छोड़ देते हैं अपन सब चीज़ें बताकर उन्हें। तो क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सोच है, अपनी जीवन कहानी है, उन्हें लड़ना है या प्यार से रहना है, डिसाइड तो उन्हें करना है। हम तो दोनों रास्ते बता सकते हैं उन्हें। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। और दिलीप पंजाबी जी ने लिखा, थैंक यू बिंदु जी फॉर योर एक्सप्लेनेशन। और एक और मैसेज आया है, ये लिखते हैं, बिंदु जी हाउ कैन सपोर्ट दिस कॉज। पर कौन सा कॉज के बारे में लिख रहे हैं? हाउ कैन वी सपोर्ट योर कॉज? You can be part of our team. You can approach us through ब्रह्म कुमारीज। एंड जैसे कि आपने, नेहा बहन ने बताया कि हम काउंसिल कर सकते हैं, अगर आप काउंसलिंग में साथ में आते हैं, अगर आप कंप्लेंट फाइलिंग में साथ में आते हैं, अगर आपके एरिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आप वो रिपोर्टिंग हमको करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ एवरी क्राइम इज़ मस्ट। आज मॉलेस्टेशन है, रेप है, मैरिटल रेप है, इस चीज़ में रिपोर्टिंग इज़ मस्ट। तो जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं या जो हमारे वेल विशर्स जुड़ते हैं, हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप क्राइम को प्रॉपर वे में रिपोर्ट करिए,
ये नहीं है कि सामने वाले को हम सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे और सीधा उसको केस दर्ज करा देंगे। हम भी इंसान हैं, हम भी समझते हैं कि झगड़े हर घर में होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें छोटा मोटा झगड़ा नहीं होगा। 2 बर्तन है तो वो खटकेंगे ही घर में, लेकिन जो उस खटकने के बाउंड्री पार कर जाते हैं, वो 2 बर्तनों को हमको संभाल के और समझाना है। तो हमारा प्रयास वो रहता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे नंबर्स हैं हेल्पलाइन के, आपके बाजू में अगर कोई क्राइम घटता है, अगर आपके बाजू की बिल्डिंग में, बाजू के बंगलों में, बाजू के इसमें करता है, आप सही टाइम पे उसका क्राइम का एक ये करते हैं तो उस परिवार को हेल्प मिलता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में तो फैमिलीज़ हैं, कहीं कहीं छोटी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और कहीं कहीं देखेंगे आपके स्कूल कॉलेज बच्चियां जाती हैं, वहाँ पे तकलीफ़ें आती हैं, कहीं बस कंडक्टर्स उनको तकलीफ़ देते हैं। हम मुंबई के स्लम्स में देखते हैं कि कहीं कहीं फादर ने तकलीफ़ दी है, रेप किया है, कहाँ कहाँ चाचा ने रेप किया है। तो ये अवेयरनेस हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करनी है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आप जितना हमारे साथ आएंगे उतनी अवेयरनेस स्प्रेड होती है, और अवेयरनेस के साथ साथ हमारी सुरक्षा होती है। और कुछ बातें हम लोग हमेशा अपने बच्चों को, जैसे मुंबई पुलिस ने एक कार्यक्रम चालू किया था जिसमें हमारे एनजीओ ने, महान शक्ति ने भी काफ़ी सेमिनार्स उनके साथ में किए, गुड टच एंड बैड टच। मैं चाहती हूँ ब्रह्म कुमारीज के साथ में भी ऐसा कुछ हम अवेयरनेस कैंपेन चालू करें कि गुड टच और बैड टच जो होता है वो हम अगर अपने बच्चों को वो सिखाना चालू करें, अपने नेबर्स में हम अगर वो अवेयरनेस चालू करें, तो शायद छोटी बच्चियों के ऊपर आज जो हिंसा हो रही है वो हिंसा से हम उनको बचा सकते हैं। हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, साइबर क्राइम्स हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक लड़की नर्वस हो जाती है, लेकिन ऑफिस में अगर क्राइम करता है तो वो कोई अल्टीमेट क्राइम, अल्टीमेट ज़िंदगी की नौकरी नहीं है। आप वो नौकरी छोड़ सकते हो, उसके बावजूद अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो ये सारे प्रयास हम कर सकते हैं जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। मुंबई पुलिस एक चीज़ बोलती थी हमको जब हम सेमिनार्स में जाते थे कि एनजीओज हमारे और जो मोहल्ला कमेटीज़, दक्षता कमेटीज़ हैं, हमारी आँख और मुँह है। तो मैं भी वही चीज़ बोलूँगी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े वो हमारी आँख और मुंह हैं। जितना आप देखोगे, जितना बताओगे, उतना अवेयरनेस फैलेगा। तो ये छोटे प्रयास हैं, अगर सब साथ में आते हैं और हमारी आँख और मुंह बनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है काफ़ी फैमिलीज़ को कि जिस वक्त आप अपनी बेटी की शादी कराते हैं, सामने वाला कितना भी अच्छा हो, आप जो भी उनको देते हो, भले एक गुड फेथ में देते हो, लेकिन उसकी लिस्ट बना के दो, एक 4 लोगों की सिग्नेचर लो। हम डाउट नहीं करते कि आपकी लड़की दुखी होगी, लेकिन आप कहीं कहीं लाखों रुपया अपनी ज़िंदगी की हार्ड एंड मनी कमा के एक बच्ची को देते हो उसके ज़िंदगी के अच्छे के लिए, और उसके बाद में 1 साल के बाद अगर डिवोर्स हो जाता है तो वो उसमें से कभी कभी कुछ भी सामान वापस नहीं आता है और लड़की गिव अप कर देती है, नहीं मुझे मेरी लाइफ चाहिए, मुझे एक ऑटो में धक्के नहीं खाने, पापा मम्मी मेरे को इस इंसान से दूर करो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। आपकी जो भी हार्ड एंड मनी है वो पूरी ज़िंदगी की चली जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है वाइस वर्सा, तो लड़के के तरफ से लड़की कभी कभी लालची निकल जाती है और कोर्ट में इतना कुछ मांग लेती है कि कोर्ट से आपका घर, आपका ज्वेलरी, आपके ऊपर मल्टीपल केसेस। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो लड़के के माँ बाप ने बेचारे ने एक फ्लैट जो ज़िंदगी भर बनाया, एक घर बनाया या थोड़े ज्वेलरी बनाई अपनी बहू के लिए, वो सब निकल जाता है। तो जब भी आप मैरिज करें, मैरिज प्लान करें, इतने बड़े इवेंट्स रखने के बजाय आप छोटा सा कुछ अच्छा अपने बच्चे के लिए एक एफडी बना के रख दो, जब उसकी ज़िंदगी में उसको काम आएगा। हमारा हमेशा प्रयास ये रहा है कि जब उस लड़की को अपने ज़िंदगी में कुछ काम आएगा, वो एफडी अपने लिए यूज़ कर सकती है, अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकती है। ये पार्टियों में सब जगहों पे पैसे अननेसेसरी खर्चा करने से अच्छा ज्वेलरीज पे, ज्वेलरी आप अपने पास रखो। जब आपको लगे आपकी डॉटर मैच्योर्ड इनफ है, 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बच्चे को इतनी अक्ल नहीं आती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना ज्वेलरी कैसे संभाले। एज पेरेंट्स उसको ग्रो होने दो, ग्रो होने के बाद उसके एसेट्स उसको दे दो। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन आपको उसके एसेट्स आपको देने। तो ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस अगर हम रखेंगे अपने समाज में, लिस्ट बना के रखेंगे, फ़ोटोज़ पिक्चर्स रहते हैं, क्योंकि जब कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट यही पूछती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने दिया है। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं रहता है। हम बिज़ी रहते हैं अपने फंक्शंस में कि रिसेप्शन पे, स्टेज पे कौन आया, फ़ोटो किसके साथ खींचा,
लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हम अपने वेल विशर्स को और अपने हमारे साथ जो बच्चियां जुड़ी हैं हम उनको देते हैं। बहुत ही अच्छी है बिंदु जी आज का जो समय और आज का जो दौर चल रहा है कि जहाँ पर क्या हो रहा है कि क्राइम भी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, देयर इज अ ईगो इश्यूज, देयर इज अ क्लैशेस इन द फैमिली। और आजकल क्या हो रहा है कि लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी जॉब करता है, तो दोनों के अपने अपने प्रोफाइल है, दोनों के अपने अपने स्टेटस है, और उसमें फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होना तो डेफिनेटली जायज है। बिंदु जी, हम एक्चुअली ब्रह्म कुमारी प्लेटफॉर्म पे ये भी चाहेंगे कि हम आपकी ऐसी टीम को भी मिले कि जो आप अगर उनको भी हमारे साथ में जोड़ना चाहते हैं कि जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस ऑलरेडी हुई है, इफ दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। अभी देखिए कि हम तो एक सेफ छत के नीचे बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि जो नियर बाय लोकेलिटी जहां पर हम रहते हैं वहां पर ऐसे क्राइम होते नहीं है, जहां पर हमारा जाना होता नहीं है। तो जब भी आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब भी हमें बताते हैं, तो डेफिनेटली सुनते सुनते आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग के दुनिया में कितनी सारी इश्यूज है जिससे हम अनजान हैं। जैसे हम लोग तो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, हमारे पास ऐसे डिप्रेशन स्ट्रेस वाले पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको डील करते ही है। और साथ में हमारे पास जैसे आपके पास महान शक्ति है, वैसे हमारे पास भी परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति बहुत है कि जिसके अनुभव के द्वारा, जिसके पावर के द्वारा हम खुद भी चलते हैं और हम इन लोग को भी अच्छा गाइड करके चला सकते हैं। तो एक हम ऐसा छोटा सा एक प्रोग्राम रमेश जी के साथ फिर हम बात करके कर सकते हैं कि जहां पर हम आपकी टीम, फिर जैसे किन्नर समाज की आपने बात बताई, क्योंकि किन्नर समाज के लिए हमेशा मैं सोचती हूँ कि जब भी किन्नर लोग रास्ते में जब भी कुछ मांगते हैं हमारे से, तो हम सोचते हैं कि ये लोग क्यों मांगते हैं, पर मैंने बहुत ये रियलाइज किया, और मैं जब भी कोई मुझे ये पूछता है, ट्रेन में भी जो लोग आते हैं भीख मांगने के लिए, पैसे लेने, तो मैं उन लोग को बताती हूँ कि आपके थोड़ा करुणा भाव होना चाहिए। ऐसे आप बोल रहे हो कि ये लोग ट्रेन में मांग रहे हैं, पर क्या आपके घर में उनको जॉब दोगे? क्या हम हमारे घर में किन्नर को बर्तन सफाई करने की भी जॉब दे सकते हैं क्या? तो ये हमें नहीं सोचना है, हम इतना हमारा वाइड व्यू नहीं है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन लोग के लिए दूसरा लेकिन कोई रास्ता नहीं है ना, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में लेगा नहीं। इन बिटवीन एक आया था, जैसे जब भी मैं जॉब कहाँ कर रही थी वहां पर मैंने एक ऐसा सिचुएशन देखा था कि जहां पर जो कहते हैं ना कि जो क्रेडिटर्स के पैसे नहीं मिलते, जैसे ये कार लोन पे दी जाती है या लोन देते हैं, तो उन्होंने ये किन्नर समाज के लोगों को हायर करना चालू किया वसूली के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि अच्छी लैंग्वेज से वो लोग समझ नहीं रहे थे। तो तभी थोड़ी ऐसी एक ऐसा पड़ाव आया था कि थोड़े किन्नर समाज में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट दी रही थी, बट आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि इतना ये है, और उन लोग के साथ डील करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रमेश जी, हम कभी ये भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बिंदु जी की टीम है या बिंदु जी के जो एनजीओज है या जो वॉलंटियर्स है, तो हम डेफिनेटली उनको भी मिलना चाहेंगे, और हम ये प्लेटफॉर्म के द्वारा दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो ये आपके साथ में जुड़ना चाहता है वॉलंटरी, तो आप उनसे डेफिनेटली सेवा ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत काम रहते हैं, जैसे आपको बैंक का कुछ काम रहेगा, आपको कोई डिलीवरी का काम है, तो जो वॉलंटियर्स है जिनको भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पे दर्शकों को अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी ये प्रोग्राम देखते देखते एक सद्भावना और करुणा का अगर भाव जग रहा है, और एक आपको किसी मदद करने की, सोसाइटी के लिए हम कैसे उनको मदद रूप हुए, अगर ये भाव जग रहा है, तो डेफिनेटली आप बिंदु भोसले जी के
महान शक्ति ट्रस्ट को कांटेक्ट करिए, अपने आप को वॉलंटियर करिए, क्योंकि जैसे कर्म हम ये एक मतलब गॉडली अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कर्म को अच्छा बनाएं, और कर्म का फल तो हमें भगवान दे ही रहा है। और हम अपना समय एक ऐसी चीज में लगाए कि जहां पर हमको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले। पैसे कमाना एक बात है, दुआएं कमाना दूसरी बात है। और हम समझते हैं कि जितनी हम दुआएं कमाते हैं उतना हम और लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। सो ये हमारा भी मोटो है कि दुआएं दो और दुआएं लो। तो मेरी अपील है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वॉलंटियर आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली इनके साथ जुड़ सकते हैं, और हम भी आपके साथ है बिंदु जी, कभी भी हमको आप सेवा के लिए याद कर सकते हैं। तो और जी 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 स्नेहा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मिलजुल के जो है विन विन सिचुएशन को लेकर चल सकते हैं। और जैसे आपने कहा वॉलंटियर बन सकते हैं, एक तो पहला स्टेप है, बिंदु जी ने कहा कि आप उनके आंख और मुख बन सकते हैं, तो वो तो चीज़ें आप कर ही सकते हैं। और इसके साथ में आप कई बार हमारा जो है ना सेवा करने का भाव होता है, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ मिलना भी चाहिए तो वो चीज़ें जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देता। मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो है हमें पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको एक अंदर से रहता है कि यार फ्री में कितना दिन तक करेंगे, है ना, ये भी बात होती है। तो क्या होता है कि जब आप फ्री सर्विस देना शुरू करेंगे, तो जैसे स्नेहा जी ने बताया कि इससे दुआएं शुरू हो जाती है आपकी, और कुछ समय के बाद अपने आप आपको रास्ता मिल जाता है, या सामने वाले जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे कुछ बातें जरूर शेयर कीजिए। और उनको शेयर करने के साथ साथ आप अगर उनके साथ काम करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप कैसे काम करते हैं और कितना आपके अंदर क्वालिटी इफिशिएंसी है, ये भी पता चल जाता है। तो वहाँ क्या हो जाता है, आपका सेवा भाव और आपके व्यवहार जो है वो पता चल जाता है। फिर आपके ऊपर विश्वास करके कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प भी कर सकता है और आपको जॉब भी दे सकता है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन हमारा मेंटली हम लोग कैसे कि गए और नौकरी मिल जाए तो वो चीजें जो है बड़ी मुश्किल करती है। तो थोड़ा सा ये जो है, जब आप वर्कआउट करते हैं सोशल वर्क में, क्या होता है कि शुरू में आपको टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन की बात होती है और सेवा भाव की बात। ये चीजें लेकर जब आप चलते हो तो निश्चित तौर पे थोड़ी मुश्किलें आपको शुरू शुरू में लगेगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा सेट होगा और बाद में एक नया रास्ता, नया जीवन आपको मिलेगा जो आपको खुशी होगा। और आप जब इसी तरह बिंदु जी अभी सुना रही है अपना एक्सपीरियंस, तो उनके पास काफी लोगों का एक्सपीरियंस है ना, तो वो चीजें हम लोग सुनते सुनते थक जाएंगे क्योंकि उनके पास एक अनुभव है। तो उन्होंने शुरू में भी बहुत पापड़ बेले होंगे कि कैसे लोगों से बात करें, किसको बताएं, क्या करें। और सिचुएशन ही ऐसा है कि जहाँ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे उन्होंने जो भी डिस्क्लोज चीजें नाम बिना बताए वो चीजें बताई उन्होंने, तो वहां पर हमें कम्युनिकेशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे कहाँ से शुरू करें। तो शुरू शुरू में उन्होंने बहुत सोचा होगा, तब जाके उन्होंने इस चीज को किया है। तो वैसे ही हमें भी थोड़ा सा शुरू शुरू का जो है, किसी भी बिजनेस को भी शुरू करते हैं तो हमें वेटिंग करना पड़ता है कि कस्टमर आए, ले जाए सामान और उनको सर्विस अच्छा प्रोवाइड करे, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ में हम अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। तो आइए फिर से मैं बिंदु जी से चाहूंगा कि एक जो है शुरू शुरू में आपके पास कुछ वॉलंटियर्स हैं, हो सकता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो जुड़ गए और आपने उसको आगे बढ़ाया, ऐसे भी हो सकता है। कोई आपसे जुड़ गए और उन्होंने अच्छा काम किया, आगे बढ़े, ऐसा भी है। तो एक हाथ एक्सपीरियंस आप अपने वॉलंटियर्स का भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को जो जैसे अभी एक मैसेज आया था कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो उन लोगों को मोटिवेशन जी। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि ये सेवा का काम है, तो सेवा के काम में कभी कभी कैसा होता है कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके लिए ऊपर वाला अपने आप घर दरवाजे खोल देता है। मैं ईश्वर में मानती हूँ, उसके इसमें मानती हूँ कि उसकी दुआओं में मानती हूँ। मेरे पास एक कार्यकर्ता था मेरा, बहुत अच्छा, बहुत दिल से काम करता था।
और हमेशा जाता था, वो सिर्फ पुलिस स्टेशन जाता था, इधर उधर सब करता था। मुझे बोला कि मुझे बैनर बनाने में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे ये सीखना है। तो हमने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो बैनर बनाए, वो सीखे। बहुत छोटा मतलब 18-19 ईयर्स में तभी मेरे साथ जुड़ा था और हर जगह चलता था मेरे साथ, पुलिस स्टेशन चलता था, सब जगह का चल। आज उसने अपने आप को इतना मास्टर कर लिया है कि खुद का बैनर का बिजनेस बनाया है, खुद का कंप्यूटर लिया है और खुद सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स मेरे एरिया में बनते हैं सारे वही बनाता है। तो ऐसे बहुत अनुभव रहे हैं कि जहाँ पे लोग जुड़े हैं। कभी कभी जुड़ने से आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं और मौके मिलके अपना ये होता है कि हम अपने आप को कैसे उस नेटवर्क में करते हैं और नेटवर्क में कैसे आगे जा सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट कला है इस वक्त जो हमने इनॉग्रेट किया है वुमेंस डे पे, वो प्रोजेक्ट कला काफ़ी बड़ा है और प्रोजेक्ट कला में मेरे ख्याल से हर एक को कमाने का एक मौका मिलेगा। मेरे वॉलंटियर्स अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कला में अगर उनके अंदर कला है, वो कुछ चीज़ें बनाते हैं घर पे और उसको मार्केट करते हैं हम, तो उनको रोज़गार अपने आप मिलता है। जो घर से बैठ के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी अगर हमारे टीम में आना चाहें तो अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। हम किन्नर समाज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। किन्नर समाज ने खुद ऑफ़र किया है कि हम वॉलंटियर बनेंगे और वॉलंटियर बन के हम उन सब किन्नर समाजों को एक्टिवेट करेंगे जहाँ पे उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बना के वो हम उनको एम्ब्रॉयड्रीज़ में, सिंगिंग में, डांसिंग में, जो भी उनके अंदर कला है, स्किल एजुकेशन में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। स्किल एजुकेशन के थ्रू से हम काफ़ी घर घर तक ये बदलाव ला रहे हैं। तो जैसे आप एज अ वॉलंटियर जुड़ते हैं, हम अगर देखते हैं कि आपको इकोनॉमिकली कहीं से बेनिफिट हो सकता है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, तो नेचुरली हम भी सोचेंगे कि आपका भले हम पे नहीं करें लेकिन आप हमारे थ्रू से कहीं ना कहीं ग्रो हो सकें, हमारे सर्कल से ग्रो हो सकें। कई बच्चों को जॉब्स चाहिए था, हमने 2-3 साल पहले हमने रिलायंस के साथ टाई अप किया था, उनको ट्रेनिंग दिया कंप्यूटर्स का, बाद में रिलायंस ने उनको जॉब दिया। लेकिन वो बच्चे जॉब के बाद हमारे साथ आते थे, अपना वॉलंटियर करते थे। तो छोटे छोटे बेनिफिट्स हम भी सोचते हैं कि कोई इंसान अपना घर छोड़ के अगर हमारे एनजीओ के लिए आ रहा है, अब समाज सेवा के लिए आ रहा है, अगर मुझे बेनिफिट, अगर उनको बेनिफिट कहीं से भी मिले। कई बार कितने लोग बोलते हैं कि बिंदु जी हमको स्टाफ चाहिए, अगर अच्छा स्टाफ है, अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो हम उनको अपने आप वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। फिर हमारा जो आर्ट का जो हमने ये चालू किया है, वो ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म पे ब्रह्म कुमारीज के साथ भी हम जुड़ना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारे पालघर की औरतें, आदिवासी ट्राइबल विलेज में हमने अपना सेंटर चालू किया है। वहाँ पे वो मास्क बनाती है, मास्क होती तो 20-30 रुपए की है, पर अगर एक इंसान 20 रुपए की मास्क खरीदता है तो उस औरत को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो बच्चा जो मास्क बेचने जाता है थ्रू हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो 20-30 रुपए का मास्क या राखी से या कोई चीज़ बनाने से या बैग बनाने से, कैंसर पेशेंट्स की जो बैग्स होती हैं जो हॉस्पिटल्स में बॉटल्स के लिए काम आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हम बना रहे हैं तो वो चीज़ें बना के अगर वो इंसान मार्केट करता है। आज मेरे पास सैनिटरी नैपकिन्स की कंपनी जो हमारे ये शेयर कर रहे हैं, महान शक्ति के साथ हमारा एक साथ का प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो सैनिटरी नैपकिन्स की एक कंपनी है जो कि सैनिटरी नैपकिन्स बनाती है। वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो करती है, लेकिन उन्होंने ये बोला हुआ है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर एक लेडी आपकी हमारा सैनिटरी नैपकिन का पैकेट बेचती है तो हम 10 रुपया उनको देंगे, हम वो इनकम नहीं लेंगे। तो वो 10 रुपया वो औरत को मिलता है, समझो 5 रुपया हमारे एनजीओ को जाता है, जहाँ पे हमारे बच्चे जो घर घर जाके देंगे वो उसकी इनकम रहेगी। तो छोटे मोटे इनकम सोर्सेज हम प्लान आउट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक साथ पे आते हैं, फिर हम वो चीज़ों को मार्केट करने की, और जो भी उसमें टाइम कंज्यूमिंग अपना टाइम देता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो उन सबको एक रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार आज पेंडेमिक में सबसे बड़ा इश्यू हो गया है। मुझे कि घर खाली करके कोई भी अपना बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जी जी
बिंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि वक्त और इजाजत हमें नहीं देता, वरना मैं आपको और सुनता, लेकिन हम लोग दूसरे एपिसोड में जरूर सुनेंगे। अशफाक शेख ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, स्ट्रगल मेक्स द पर्सन। जीवन में संघर्ष आता है तो वो हमें निखारता है, हमें एक इंसान बनाता है। बहुत ही अच्छा मैसेज रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और बिंदु जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, और मैं जो उस बात को सोच रहा था कि वो क्लियर हो जाए, तो आपने प्रोजेक्ट कला के माध्यम से वो चीज़ें आप शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो वो एक फुलफिलमेंट आपकी, पहले तो मन की अच्छी बात आपकी होनी चाहिए कि मुझे इंसानियत की सेवा करना है, बस इसको लेकर आप अगर आ जाते हो तो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा अगर काम करना शुरू कर देते तो बाकी सब चीजें जो है वो चीजें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको अगर जन्म दिया है तो खाना पीना रहना वो पहले से सोच के दे दिया आपको। सिर्फ हम लोग कंफ्यूजन है कि हम लोग को जीना नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि मेरा क्या होगा। हमेशा किसी भी मनुष्य प्राणी को छोड़ के और दूसरा कोई भी प्राणी रोटी कपड़ा और मकान के बारे में कभी सोचता नहीं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोचने लगता है, क्योंकि उसको ईश्वर पे या इस कुदरत पे विश्वास कम हो गया। तो आप अपना विश्वास बढ़ाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार बिंदु जी के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये चंद तालियां। थैंक यू सो मच बिंदु रमेश जी, जी। यहाँ पर ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे बिंदु जी को और मैंने पब्लिक को भी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैंने अपील की कि जो जुड़ना चाहते हैं जुड़े। तो सबसे पहले मैं खुद अपने आप को वॉलंटियर करना चाहती हूँ बिंदु जी, कि जो आपका पालघर का जो प्रोजेक्ट है, आई वुड लाइक टू कम, मैं आकर आपसे जुड़ना चाहूंगी जब भी मुझे टाइम मिले, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग हूँ, पर जब भी टाइम मिले मैं ये सेवा जरूर देना चाहती हूँ। तो आप मेरा नाम दर्ज कर ही सकते हैं आपकी वॉलंटियर के लिस्ट में, और अगर मैं आऊंगी तो मैं मेरे साथ में और बहुत टीम लेकर आऊंगी। तो ये मेरा आपसे पक्का वादा है। और हम डेफिनेटली, ब्रह्म कुमारी और आप में एक कॉमन बात है कि आप भी महिला होकर ये संस्था चलाती है और ब्रह्म कुमारी भी महिलाओं से ही चलती है। जो समाज में एक छाप है कि नारी घर को बर्बाद करती है, पर आज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ऐसी भी नारियां हैं जो हमारे समाज में नारी शक्ति बनकर नारियों को अच्छा सपोर्ट कर कर कैसे अपने घर गृहस्थ में रहकर अच्छे से चलाना भी सिखाती है, और ना घर तोड़े, जैसे घर टूटे नहीं, वो भी सिखाती है। तो डेफिनेटली हम आपको, आपके साथ सीरीज ऑफ एपिसोड करना चाहेंगे रमेश जी। मैं ये चाहती हूँ बिंदु जी स्नेहा जी, बिल्कुल हम लोग करेंगे, बिंदु जी के साथ सीरीज भी करेंगे, और आप जैसे आप जुड़ जाएंगे तो नेचुरली सब कुछ जुड़ ही जाएगा, फिर हम भी आपके साथ हैं बिंदु जी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बातें हमारे पास बहुत हैं बट कम है, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, कुछ नए एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और अपना अनुभव भी हम लोग साझा करेंगे। इसी के साथ ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।